Good morning, class 8. So, students, we are on chapter number 3, Mineral and Power Resources, and this chapter is related to our geography portion. And in this chapter, we have done what do you mean by mineral and power resources, what are the types of mineral. The major two types are metallic minerals and non-metallic minerals, and metallic mineral is mainly divided into three parts, two parts, that is ferrous and non-ferrous minerals. We have also done what do you mean by ferrous and what do you mean by non-ferrous minerals, how the minerals are being extracted by the process of mining, by the process of drilling, and by the process of quarrying. And after that we have done the process in detail, the distribution of minerals of the seven continents we have done. Now in the previous classes we have started the power resources, or we can say the sources of energy. So it is mainly divided into two parts: conventional sources and non-conventional sources. And in conventional sources we have also done the very first topic, which is the firewood and coal and the petroleum in the previous classes. Now in this class we are going to start natural gas and hydropower. We'll cover all these two topics. So let's start with the natural gas. So first of all, let me clear this, that the natural gas is a kind, or we can say is a part of the कन्वेंशनल रिसोर्सेज. कन्वेंशनल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशनल रिसोर्सेज? A type of power resources, it is a kind of power resources, and which has been in कॉमन यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम साल से बहुत टाइम से यूज़ में ले रहे हैं. जैसे फायरवुड हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, टू मेन एनर्जी रिसोर्सेज. अब कोल की बात हम लोगों ने पिछली क्लास में कर ली थी, पेट्रोलियम की भी बात हम लोगों ने पिछली क्लास में कर ली थी. ये क्या है? एक तरीके से कमर्शियल कन्वेंशनल रिसोर्सेज के तौर पे हम लोगों ने यूज़ में ले रहे हैं. कोल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये समझ में लिया था हम लोगों ने. उसके बाद पेट्रोलियम कैसे एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, कहाँ मिलता है, क्यों इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्यों इसे कोल को बर्ड सनशाइन कहा जाता है, ये हम लोग कर चुके थे. आज हम देखेंगे नेचुरल गैसेस और हाइडल पावर. तो सबसे पहले नेचुरल गैस से स्टार्ट करते हैं. नेचुरल गैस को हिंदी में प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है. So natural gas is found with petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface, used as a domestic and industrial fuel. देखिए, नेचुरल गैसेस भी उसी प्रोसेस के ज़रिए निकलती हैं जैसे कि आपका पेट्रोलियम निकाला जाता है. वो जो डीकेड एनिमल्स होते हैं, उनके डिपॉजिट्स होते हैं, जब ड्यू टू द हेवी प्रेशर वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तब जब पेट्रोल निकाला जाता है तब क्रूड ऑयल जो मैंने आपको बताया था, पेट्रोलियम और डीजल ये सारे यूं ही नहीं निकाले जाते हैं जैसे आपको आजकल अपने गाड़ियों में भरते हुए दिखाई दे रहे होंगे. वो एक रॉ मटेरियल के तौर पर निकाले जाते हैं. तो जब क्रूड ऑयल निकाला जाता है तब भी आपकी नेचुरल गैस भी एक तरीके से उन्हीं के आसपास होती है. जैसे यहाँ आप नीचे ऑयल देख सकते हो, उसके ऊपर नेचुरल गैस है और ये रॉक है. तो आपका एक्सट्रैक्शन करके हमने सबसे पहले ऑयल निकाला, फिर उसके बाद हम लोग नेचुरल गैस निकाल रहे हैं, और नेचुरल गैस को हम लोग क्या कर रहे हैं? डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पर यूज़ में लिया जा रहा है. रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड बहुत अच्छे मेजर नेचुरल गैसेस के ये एक तरीके से प्रोड्यूसर्स हैं. और इंडिया में बात करें हम लोग, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, ये कुछ ऑफ शोर ऑफ मुंबई के कुछ एरियाज हैं जो नेचुरल गैसेस के रिसोर्सेज हैं. बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो कि वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन. जैसे हमारे इंडिया में मान सकते हैं, इन कंट्रीज़ के अंदर मान सकते हैं, बहुत कम के पास रिजर्व्स हैं उनके. द शार्प इंक्रीज इन अ कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ लेड टू द डिप्लीशन एट एन अलार्मिंग रेट. और चाहे मैं इसकी बात करूँ, नेचुरल गैस की, या किसी भी अदर गैसेस की मैं बात करूँ, इतना ज़्यादा यूज़ होना हर एक रिसोर्सेज को एक तरीके से ख़त्म होने के कगार पर ले आता है. तो इसी तरीके से इसका भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ हो रहा है, जिस वजह से ये भी डिप्लेशन की तरफ बढ़ती ही जा रही है. The toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern. Unchecked burning of fossil fuels is like unchecked dripping tap which is eventually run dry. तो देखिए, जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि बर्निंग जो इन फ्यूल्स के बर्न होने से निकलते हैं, वो भी एक मेजर कंसर्न है. दिस हैज़ लेड टू ट्रैपिंग ऑफ वेरियस अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट इज़
दैट आर क्लीनर ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल। जैसे ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये जो जलते जा रहे हैं, ये एक उस तरीके से एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे एक टैप में से कंटिन्यूस पानी बह रहा है, वो अगर हम चेक नहीं कर रहे हैं तो कभी ना कभी जहाँ से उसका सोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वैसा ही बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अगर इन्हें बर्न होने दिया जा रहा है, तो वो भी एक तरीके से एक टैप, ड्रिपिंग टैप की तरह है, ड्रिपिंग एरिया की तरफ है, जो कभी ना कभी ख़त्म होने के कगार पे आ ही जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से इस पॉइंट को क्लियर आउट किया गया है। एक बार हम ऊपर वाली स्लाइड से देख सकते हैं, जैसे ये ब्लैक कलर का फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम देख रहे हैं, उसी के नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगी आपकी नेचुरल गैस, जिससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हाइडल पावर। हाइडल पावर से आप लोग वाटर को रिलेट कर लेंगे। हाइडल पावर मीन्स वाटर की मदद से जिस तरीके से एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, उसे हम हाइडल पावर बोलते हैं। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स, ये देखिए ये एक डैम बनाया गया है, वाटर रिजर्वायर है यहाँ पर। हमने यहाँ पर एक तरीके से बैरियर लगा दिया और इसका जो पानी है वो यहाँ पर अब जमा होने लग जाएगा। द फॉलिंग वाटर, जैसे रिवर भी हो सकती है कोई, एक तरीके से रेन वाटर को भी हम लोगों ने यहाँ पर बचा के रख लिया और उस पर डैम बना दिया हमने। अब जब पानी बह रहा है, द फ्लोइंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टरबाइन। अब जब ये यहाँ से बहेगा, ये जो आप एरियाज देख लो ना कट 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 वाले, अब यहाँ से जब बहेगा तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बना दिए, यहाँ पर हम लोगों ने टर्बाइंस लगा दिए। तो पानी बह रहा है तो वो टर्बाइंस जो हैं वो मूव करती जा रही हैं। सो ओवर टरबाइन ब्लेड्स प्लेस एट द बॉटम ऑफ द डैम, यहाँ पर आपकी टरबाइन है तो वो घूमती जाएगी। अब जैसे जैसे ये घूमेगी, ये जनरेट करेगी इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रिसिटी इनके घूमने की वजह से। जैसे अगर अभी हम बात करें, हम सभी ने एक कागज़ का हल्का सा विंड मिल जैसा एक खिलौना होता है, जिसको हम अगर इस तरीके से रख दें तो हवा जैसे क्रॉस होगी वो घूमती रहती है। उसी तरीके से यहाँ पर टरबाइन है, हमने पानी चला दिया और पानी की वजह से, पानी के मूवमेंट होने की वजह से वो टरबाइन घूमती रहेगी, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बिकॉज ऑफ दिस जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरीगेशन, एंड इस पानी को हम लोग इरीगेशन के तौर पर यूज में ले सकते हैं। 1/4 दुनिया की 1/4 जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर की वजह से ही जनरेट की जा रही है। और कुछ आपके एरियाज जो कि हाइडल पावर की वजह से जनरेटेड हो रहे हैं वो है पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना। और कुछ इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इंडिया के अंदर है, भाखड़ा नागल्स, गांधी सागर, नागार्जुन, दामोदर। ये सारे ना अधिकतर पंजाब वाले एरियाज़ में हो गए। दामोदर रिवर वैली, नागार्जुन सागर, इन सब से ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बड़े बड़े डैम्स हैं जिनमें से वाटर को फ्लो करवाया जाता है, फिर उन वाटर फ्लो की वजह से टरबाइन घूमती है और इस टरबाइन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज है ना, वो हमें नेचर से मिले, हमने क्या किया, उनका यूज़ किया अपने लिए। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ आपके हाइडल पावर की, तो हमने पानी को यूज़ किया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। हमने यहाँ नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम और कोल को, जो कि बरिड थे अर्थ के लैंड सरफेस के अंदर थे, हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया और अपने यूज़ में लिया। ये सारी चीज़ें हैं, फायरवुड हो गए, सारी चीज़ें हम लोगों को नेचर से मिली है और हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके निकाली हैं। अब एक बार इस पॉइंट को हम लोग ज़रूर क्लियर अप कर लेते हैं, क्योंकि हम सारा का सारा जो पढ़ चुके हैं पॉइंट्स को, तो एक बार इस पॉइंट को क्लियर करते हुए हम हमारे इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। सो लेट मी जूम दिस पॉइंट। सो आप ऊपर देखोगे, ऊपर लिखा है ऑयल और नेचुरल गैस। ऑयल और नेचुरल गैस में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस है। सो ऑयल ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, टैंकर में ऑयल टैंकर्स हम लोगों ने खूब देखे हैं, खूब मूवीज़ में उन्हें बढ़ते हुए देखा है। बेसिस ऑन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, एडवांटेज हो गया। नेचुरल गैस का एडवांटेज है पाइपलाइंस के थ्रू आप उन्हें टैंकर में भर के नहीं लेके जा सकता। आपने पाइपलाइन लगाई और एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाने की, ढोने की ज़रूरत नहीं है। पाइपलाइंस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। क्लीनर दैन ऑयल एंड कोल, और सस्ता भी होता है ये ऑयल से। ऐसा नहीं है एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करनी है। अब इन दोनों के एक तरीके से डिसएडवांटेज देखते हैं। डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। अब देखिए गैस लीकेज एक बड़ी मुसीबत हो सकती है, जैसे सिलेंडर फटने की बात हो जाए, गैस लीक कर ली, आग पकड़ ली तो मुसीबत हो जाती है। तो क्योंकि
गैस लीकेज की वजह से, नेचुरल गैसेस की वजह से, इन लीकेजेस की वजह से कभी कभी ब्लास्ट हो सकता है। असम में कोविड के टाइम पीरियड में भी नेचुरल गैस के रिजर्वोयर में से एक बहुत टाइम तक गैसेस निकलती रही थी। देखिए, अब यहाँ पर भंडार है आपके, आपको ये नहीं पता कि अगर गैस लीक भी करने लग जाएगी तो वो कब खत्म होगी। पूरा का पूरा जो अंदर जितनी भी गैसेस थी वो एक ही सोर्स से मिल रहा है। अगर हम उस गैस को सावधानी से नहीं निकालेंगे और अगर हमने उसमें ज़रा सी भी लीकेज कर दी तो उसको आप बंद नहीं कर सकते हो। कैसे बंद कर पाओगे? अगर बंद भी करोगे अगर वो बंद नहीं होती, जैसे असम में हुआ था अभी कुछ 1-2 साल पुरानी ही केस है ये, तो डिसएडवांटेज है गैस लीकेज होने की वजह से। पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो जाते हैं जिस वजह से एसिड रेन होती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल्स इज नॉट ईजी। सो कन्वेंशनल सोर्सेस की तरफ बढ़ते हैं। फायरवुड और कोल के एग्जाम्पल ले रहे थे। फायरवुड हम लोग पढ़ चुके थे, जो कि लकड़ी इकट्ठी की जाती है, जो कि हमारे काम आ रही है, और कोल भी हम लोग पढ़ चुके थे। फायरवुड के एग्जाम्पल क्या है? ईजिली एक्सेस है, जंगल में से लकड़ियाँ तोड़ के लाई, काम चल गया। एक्सटेंसिवली अवेलेबल, प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। हमने लकड़ी जलाई, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने उसे कन्वर्ट किया और यहाँ हम उसे यूज़ में ले रहे हैं। कोल को हमने निकाला और फिर उसके बाद हमने उन्हें इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे एनर्जी जनरेट करने के लिए इंजन चलते थे पहले, कोयले के इंजन जो होते थे। डिसएडवांटेज क्या है? कलेक्शन ऑफ टाइम, जैसे एक एक लकड़ी को बीनने में टाइम लगता है। पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है उसके जलने से। ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रमोट कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन, कभी कभी जंगलों में लकड़ियाँ निकालने के लिए लोग जंगल भी काट देते हैं। पॉल्यूटिंग सोर्स है ये। बल्की टू ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इसको आसान नहीं है कोयले को। हाइडल पावर की क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है? नॉन पॉल्यूटिंग है, कोई भी पॉल्यूशन नहीं कर रहा। पानी क्या पॉल्यूशन करेगा? प्रमोट इरिगेशन एंड फिशिंग, इरिगेशन होता है, इसका पानी को यूज़ में ले सकते हैं, सस्ता है। वही डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, जब आप एक डैम बना रहे हो तो वहाँ से आपको लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, जिस वजह से एक मेजर डिसएडवांटेज है। इन्ग्रीडियंट्स और लो लाइंग रीजन्स, एक्सपेंसिव टू सेटअप, यहाँ सस्ता तो बोल दिया बट ये है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी तो आप लगाएंगे ही हाइडल पावर को जनरेट करने के लिए। तो इस तरीके से हमने अभी इस क्लास के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कन्वेंशनल सोर्सेज के जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं दोनों देखे हैं कि कहाँ ऑयल और नेचुरल गैस, फायरवुड और कोल और हाइडल पावर की एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ व्हाट इज और टुडेज होमवर्क, यू हैव टू मेक दिस डायग्राम, दिस table into your white portion and mention all the advantages and disadvantages of each and every conventional sources. Now in the next class we will start our next topic, which is non-conventional resources. Thank you.